बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ा अहम दिन है जो कल है और इस बीच में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं, बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी किया गया पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने की एक मरतबा फिर कोशिश की गई। एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा कोशिश हुई इन दिनों में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुबैना तौर पे साद साहिबा की एक ऑडियो भी मार्केट में लॉन्च की गई और सारे मीडिया को जादू से पता चला कि ये ऑडियो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुबैना तौर पे उनकी सास की है। और सारे मीडिया ने कि तहलका मच गया, ऑडियो आ गई मार्केट में और मुतनाज़ हो गया मामला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे और मीडिया के अंदर पोर्ट्रे की गई। मरीम नवाज़ ने इस मामले को ज़्यादा उठाया और मरीम नवाज़ के हवारियों ने भी, फजल रहमान और नवाज शरीफ, ये जो दो एरियाज़ हैं ये ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। बाकी लोग जो हैं उनको शायद उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को बहुत बुरी तरह फंसा दिया है सब ने। हो सकता है कि उनको तौहीन अदालत का सामना भी करना पड़ जाए। उसूलन तो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है तो ऐसी सूरत हाल में ज़रा मुश्किल होता है तौहीन अदालत लगना। अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हुई हो तो फिर अदालतों के लिए फ़ैसला देना मुश्किल होता है। एस्टेब्लिशमेंट अगर साथ छोड़ जाए तो अदालतें आधी रात को भी फ़ैसला दे देती हैं और 1 मिनट के अंदर तौहीन अदालत भी लग जाती है। आप सब इस बात को पाकिस्तान में अच्छी तरह जानते हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम के साथ खड़ी है। बल्कि इमरान खान साहब ने अपनी जो लास्ट स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ है, एस्टेब्लिशमेंट आज आपके साथ है, अभी भी आ जाओ, इलेक्शन में इलेक्शन लड़ लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का साथ होना इस वक्त एक बोझ है। जो पॉलिटिकल पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब होगी, जो सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट का स्टिकर अपने ऊपर लगा लेगा, उस सियासतदान से अवाम नाराज़ हो जाएगी। अवाम को ये लगता है कि पाकिस्तान के इस वक्त जितने भी बुरे हालात हैं उनके लिए ज़िम्मेदार पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। अवाम ये समझते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ गुज़िश्ता 70 सालों में, गुज़िश्ता 70 सालों के अंदर जिस तबाही से पाकिस्तान दो चार हुआ, जिस किस्म की गलत पॉलिसीज़ यहाँ पे चलाई गई और पाकिस्तान जब भी आगे बढ़ने लगता था तो पाकिस्तान को ब्रेकें लगा दी जाती थी, तो इन ब्रेकों के पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि 4 तो फौजी डिक्टेटर आ गए बीच में और जनरल बाजवा के कारनामे अपनी जगह पे हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के एक किरदार को लोग बड़ी शक की नज़र से देखते हैं और उससे नाराज़ हैं। और जो भी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी लोग उससे भी नाराज़ हो जाएंगे और वो अब आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो खबरें आई उनको बड़े अजीबोगरीब से तरीके से लिबादा ओढ़ के सामने फेंका गया मार्केट में और बहुत सारे जितने मुंह उतनी बातें। कोर्ट रिपोर्टर्स को जिनका ताल्लुक पीएमएलएन के बहुत करीबी हलकों से है, उन कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी बड़े अजीब तरीके से सारे मामले को रिपोर्ट किया। फिर मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, मैंने कहा मैं जानना चाहूँगा कि पता तो चले कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल क्या रहा है और ये जो बेंच टूटने के मामलात हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ना आने का मामला है अदालत के अंदर, ये एक्चुअली क्या है। तो मुझे जो 2 बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं उन दोनों ने ये बात बताई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रियली में वो ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनका घर पे चेकअप भी हुआ है और अब वो उनकी तबीयत भी बताया जा रहा है कि शायद बेहतर है और कल वो अदालत में आएंगे, उसके लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था जो 27 तारीख है अप्रैल की। इससे पहले जो है वो अदालत ने 20 तारीख को मुकदमा सुना था। अदालत ने उस वक्त ये कहा था कि आपके पास टाइम है, अगर आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं तो पहुंच जाएं, अदरवाइज 27 तारीख को हमें आगाह कर दें, नहीं तो फिर आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो हमने फैसला दिया हुआ है आपको उन दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अब 14 मई की तारीख तो दी हुई है आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर ना हुकूमत अमल दरामद करना चाहती है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट अमल दरामद करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवा दिए जाएं, चाहे वो इलेक्शन जल्दी भी क्यों ना हो जाएं, यानी जुलाई में या अगस्त में भी वो इलेक्शन अगर हो जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं, ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है। दूसरी जानिब जो पीडीएम की जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं वो भी यही चाहती हैं कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन उनके अंदर 2 राय है। जमातों का एक हिस्सा जो है वो ये कहता है कि ठीक है जी, अक्टूबर के अंदर इलेक्शन बनते हैं तो 8 अक्टूबर एक वाहिद ऐसी आखिरी तारीख है जिस पे एतवार भी है कि उसमें आप इलेक्शन करवा सकते हैं। उससे पहले जो है वो 1 अक्टूबर की तारीख है।
यानी मैं आपको बता देता हूं कि अगर असेंबलियां अपनी आईनी मुद्दत पूरी करें, जो 13 अगस्त को पूरी हो रही है, शहबाज शरीफ ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है और शहबाज शरीफ साहब ने जानबूझकर एक बात को घुमाया है। कैसे घुमाया है? उन्होंने कहा जी असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं 13 अगस्त को, तो इस हिसाब से तो नवंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। मियां साहब इतने सादे तो आप नहीं हैं। जब असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लें तो इलेक्शन जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर होता है। निगरान हुकूमत सिर्फ 60 दिन के लिए बनती है, फिर इलेक्शन करवा के इक़्तिदार हवाले करती है चंद दिनों के अंदर और फिर चलती बनती है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप 3 महीने तक तब भी खींच लें। तो वो जो आखिरी एतवार बन रहा है वो 8 अक्टूबर का बन रहा है, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले भी कह चुका है। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका है बल्कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया था। अब एक जो हिस्सा है पीडीएम का या सरकार का, वो ये चाहता है कि यहां पे इलेक्शन हो जाए। जो दूसरा हिस्सा है जिसमें पीएमएलएन और फजलुर रहमान साहब सिरे फहरिस्त हैं, वो दोनों ये चाहते हैं कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में भी ना हो, नवंबर में भी ना हो, दिसंबर में भी ना हो, जब तक कि इमरान खान साहब को जेल ना भेज दिया जाए किसी केस के अंदर और पक्का फिक्स ना कर दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टुकड़े ना कर दिए जाएं, और जब तक नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म करके उन्हें बाइज्जत बरी करके पाकिस्तान वापस ना लाया जाए, और जब तक पूरा का पूरा इलेक्शन और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैनेज ना हो जाए, तब तक इलेक्शन में नहीं जाना। तो ये तो खेलने के लिए चांद मांग रहे हैं, तो चांद तो नहीं मिलेगा खेलने के लिए। आपको तो आइन और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल इस मामले को कहां ले जाती है। अब इसके अंदर ऑप्शंस क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले भी जो हमने बात की थी, बात वहीं गई थी। एक तो मेरी पहले भी ये राय थी, अब भी ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सियासी मुज़ाकरात के मामले में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना चाहिए। सियासी मुज़ाकरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को बाहर रखना चाहिए और वो ये कहें कि हमने आईने पाकिस्तान के मुताबिक फैसला दे दिया है, इस फैसले पे हुकूमत इंप्लीमेंट करवाए, बस बात खत्म। अब हुकूमत जो है ये उसकी सवाबदीद है कि वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करके किसी नतीजे पर पहुंचे और जाकर एक दरखास्त दायर कर दे कि जनाब हम सारे इकट्ठे होकर आ गए हैं, हमने अपोजिशन को भी मना लिया है, तो मेहरबानी करें थोड़ा टाइम आगे कर दें। तो तब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर कर सकती है, लेकिन खुद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑप्शन नहीं देनी चाहिए कि आप मुज़ाकरात करें। उसके ऊपर जो है वो अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली यही होना था फाइनली, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नरम पिच के ऊपर मामले को ले गई, क्योंकि एजेंसियों के सरबराह आए थे अदालत के अंदर और अदालत के सामने बहुत सारी चीज़ें रखी थी। और ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर एक साथ इलेक्शन ना हुए तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर कह रहे हैं जी सवाल उठ जाएगा। और दूसरा कहा जा रहा है कि इलेक्शन को लोग मानेंगे नहीं और एक अनारकी पाकिस्तान के अंदर रहेगी और उसकी वजह से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और वही पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करेगी। अब ये मामला जो है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रास्ता दिया था। मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह रास्ता देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास रास्ता सिर्फ एक ही होता है, वो होता है आईने पाकिस्तान का। हाँ, हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो आइन में जाकर तरमीम कर लें और वो ये कहें कि क्योंकि आइन में तरमीम हो चुकी है लिहाजा अब इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होगा, इलेक्शन पूरे मुल्क का एक साथ ही हुआ करेगा। हालांकि कभी नहीं, कहीं भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक साथ होगा, यानी चारों सूबों का और वफाक का इलेक्शन एक साथ होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन भी अलग होते हैं और वो तो वैसे अलग टेरिटरी भी है, लेकिन आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन देख लें, वो भी अलग होते हैं। तो इस तरह अगर पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों के भी अलग अलग हो जाए तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। लेकिन अब अगर सबकी जिद है कि एक साथ इलेक्शन करवाने हैं तो फिर सारे मिलकर जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहें तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा नहीं कर सकती, उनको करना नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ आइन के मुताबिक फैसला दे देना चाहिए, चाहे हुकूमत उस पर अमल करे या ना करे। नहीं करती तो फिर आइन और कानून के मुताबिक देखें कि ऐसी हुकूमत जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल नहीं कर रही, उनको सजा क्या देनी है, फिर जाके उसके मुताबिक सजा दे दें। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। बिल्कुल ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दे दिया है, शहबाज शरीफ उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये जो पंचायत वाला मामला है ये सियासतदानों का काम है, वो खुद ही अपने मामलात करें। और उन्होंने कहा कि सालसी और पंचायत सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादियों का जो इजलास हुआ था उसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहादी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि पार्लिमान को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं
और पार्लिमान ने उसको कबूल नहीं किया। सालसी और पंचायत इनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। लिहाजा इस बारे में कि एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए, इस बारे में इत्तेहादी जमातों के अंदर मुकम्मल इत्तफाक है कि इलेक्शन नवंबर में होंगे। भाई नवंबर में तो मियाँ साहब फिर आप एक दफ़ा आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आईने पाकिस्तान के मुताबिक आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी 13 अगस्त को। 13 अगस्त को जो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी उसके 60 दिन के बाद आएगा 13 अक्टूबर, या एक आधा दिन आगे पीछे, क्योंकि 31 की तारीखें भी होती हैं। तो उससे पहले वाला जो एतवार है वो 8 अक्टूबर है। तो आपको अगर 60 दिन की हदूद के अंदर रहना है तो फिर आपको अक्टूबर की पहली 10 तारीखों के अंदर इलेक्शन करवाना है। अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है। लेकिन अगर आप एक मरतबा फिर आइन को तोड़ना चाहते हैं तो फिर नवंबर भी क्या, दिसंबर भी क्या, तो जनवरी भी क्या, 2025 तक आप इस निज़ाम को खींचिए। लेकिन जितना आप इस निज़ाम को खींचेंगे पाकिस्तानी आपको खींचेंगे और आपको रगड़ा देंगे। आपको रगड़ा लग रहा है मियाँ साहब, और ये महसूस हो रहा है पूरे पाकिस्तान को। आप लोगों के चेहरे देखकर लोगों को आइडिया हो जाता है कि रगड़ा अवाम ने बहुत ठीक ठाक लगा दिया है, और ये रगड़ा और लगता जाएगा। जितनी जल्दी इससे जान छुड़ा लें अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन कर सकती है। वो बुलाकर इदारों को डायरेक्ट अहकामात भी दे सकती है कि पैसे फौरी तौर पर जमा करवाए जाएं इलेक्शन कमीशन को, और यह भी कहा जा सकता है फौज को बुला के कि आप फौरी तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और आईजी को अहकामात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली जारी कर सकती है, और उन अहकामात की रोशनी के अंदर उनको इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान याद रखिएगा कि इलेक्शन नहीं करवाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में बाज़ लोगों का यह कहना था कि मुंशी है, और जो PMLN कहते हैं वैसे चलता है, या जैसे पॉलिटिकल पार्टीज PDM की जमातें वो कह रही हैं वैसे चलता है, और एस्टेब्लिशमेंट से लाइन लेता है। इमरान खान साहब ने कहा था ये तोहफा भी उनको बाजवा साहब ने दिया था। बाजवा साहब ने इस कौम को बड़े बड़े तोहफे दिए हैं, उनमें से एक तोहफा ये इलेक्शन कमीशन भी है, और ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। जो उसका बुनियादी काम है कि आपने इलेक्शन करवाना है, वो काम करवाने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल अब अदालत की जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगले वीडियो में कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा कि कौन सी ऑप्शन और क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रा दिखाऊंगी, तस्वीर आप देखिए। ये मुराद सईद है, इमरान खान नहीं है। और जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है उसके खिलाफ मुराद सईद ने कॉल दी थी, और मुराद सईद ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करना था। ये इमरान खान नहीं है, मुराद सईद है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। यानी इमरान खान साहब के जलसों में तो हम देखते हैं ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं, वो ऑनलाइन भी बात करते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी से इतने तंग हैं और इस अजाब में मुब्तला है कि उन्होंने मुराद सईद को भी अपना मसीहा समझा कि इस वक्त हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। और मसीहा क्यों ना समझें, मुराद सईद के ऊपर जगह जगह मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वो आवाज़ उठाने की पादाश के अंदर सख्तियाँ भुगत रहा है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और अली अमीन गंडापुर को तो गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाया जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों से जो कुछ हम उस शख्स के साथ होता हुआ देख रहे हैं, रियासत में जबर की इसके अलावा और क्या मिसाल होगी, या इससे ज़्यादा और क्या मिसाल होगी। कभी उसको खैबर पख्तूनख्वा में घसीटते हैं, फिर पंजाब के थानों में घसीटते हैं, फिर सिंध के थानों में घसीटते हैं, और हर मुकदमे के अंदर वो मुकदमे उसके डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, वो निकलता जा रहा है हर मुकदमे के अंदर से। एक मुकदमा खत्म होता है तो दूसरी पुलिस आ जाती है, हम लेकर जा रहे हैं, फिर तीसरी आती है, हम लेकर जा रहे हैं। आज उसका भी बयान आया और वो ये कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान के साथ पहले से ज़्यादा खड़े हैं और तहरीक के साथ ज़्यादा तगड़े अंदाज में खड़े हैं। अब ये अली अमीन गंडापुर को तोड़ रहे हैं या मजीद मजबूत कर रहे हैं, ये तो ऐसा लगता है कि उसको कंक्रीट का बना के छोड़ेंगे, उसको स्टील का बनाकर छोड़ेंगे। अगर कोई कसर रह गई थी तो वो भी ये पूरी कर रहे हैं। अब तो वो इमरान खान को छोड़कर पीछे नहीं हट सकता। इसी तरह मुराद सईद को भी निशान इबरत बनाना चाहते हैं। उसने 15 इजला में बैक वक्त खिताब किया है, 15 इजला में। इसके अंदर जो मेन जगह हैं मैं आपको बताता हूँ, स्वात में, बटकेला में, चकदरा में, लकी मरवत में, बुनेर में, मोहम्मद में, मैंगोरा में, करक में, खरबाजार में, बाकी 15 के करीब ज़िलों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुराद सईद स्क्रीनें लगाई गई और वहाँ पे उसने खिताब किया दहशतगर्दी के खिलाफ और इस लड़ाई के खिलाफ, दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई थी, और जिस तरह ये खून बहता है और जिस तरीके से दहशतगर्द आते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तानियों ने, क्या पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जंग में जाना चाहिए? ये सवाल खैबर पख्तूनख्वा का हर शख्स पूछता है। तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाए लेकिन अवामी जज्बात को और अवामी एहसासात को और लोगों की कीमती जानों को मद्देनज़र रख कर बनाए। और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अब एक नई जंग नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि उन्हें दहशतगर्दी से निजात मिले। वो ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ के हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो भत्ता मांगने का सिलसिला है, टारगेट किलिंग का सिलसिला है, ये सारे सिलसिले रुकने चाहिए।
ये आप देख लें, मुराद सईद को कितनी बड़े पैमाने पर लोग निकलकर सुन रहे थे। कई जगहों पे उनकी स्क्रीन्स पकड़ ली गई और उनके बड़े स्पीकर्स पकड़ लिए गए। वहाँ लोगों ने ऑडियोज़ के ऊपर जलसा सुना दिया, मैंने कहा ऑडियो ही सुनो, कोई बात नहीं। अब ये हो क्या रहा है? क्या इस तरह के लोगों को जो पाकिस्तानियों को इकट्ठा करते हैं, क्या इस तरह के लोगों को जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, क्या इस तरह के लोगों को जो पाकिस्तान के साथ अपनी पाकिस्तानियत की वजह से जुड़े हैं? मुराद सईद को जो ऑडियो पे पैगाम आया था, उसने आधा पैगाम तो चलाया ही नहीं, सोशल मीडिया को दिया ही नहीं, जो धमकी हमें पैगाम आया था, और आधा इसलिए नहीं दिया कि उसमें उसके मुल्क की बेइज्जती थी या उसके मुल्क का मामला था। उसने कहा नहीं, मैं अपने मुल्क, अपने इदारों के ऊपर हरफ नहीं आने दूंगा। उसने अपने बारे में जो धमकी आई उसने उसको पब्लिक कर दिया। वो चाहता पूरा पब्लिक कर देता, उसकी जिम्मेदारी तो नहीं थी, जिम्मेदारी तो उसकी थी जिसने वो पैगाम भेजा है, लेकिन उसने वो आधी बात छुपा ली। क्या ऐसे लोगों को निशाने इबरत बनाकर आप किन लोगों को आगे लाना चाहते हैं? आप आगे लाना चाहते हैं उन लोगों को जो ड्रोन हमलों के हमायती हैं, उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए एक नई जंग छेड़ दी जाए, उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो हमेशा गैर मुल्की डॉलरों के एवज पाकिस्तान को जो है वो जंगों के अंदर धकेलते रहे हैं। इन लोगों ने हमेशा एक्सप्लॉइट किया है पाकिस्तानियों के खून को। ये लोग सियासत के लिबादे के अंदर, एनजीओज के लिबादे के अंदर, मुख्तलिफ जमातों के लिबादे के अंदर बैठ कर ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं और गैर मुल्कियों की लड़ाइयाँ डॉलर्स के एवज जो है वो खरीद लेते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान के इदारों को होश के नाखून करने चाहिए और ऐसे नौजवानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हर तरह की फस्तायत का सामना करने के बावजूद लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। कुछ और खबरें हैं नाज़रीन, अगले वीलॉग में आपको देता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।